नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही फरमाइश पे ये मैथ का रोजाना एक वीडियो आप लोगों को जो है मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इससे मुझे जो है हर एक तरीके की मैथ पता चलता है, साथ ही साथ मेरी ट्रिक का रिवीजन भी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में चाहे जो मैं मैथ का वीडियो देता हूँ 2022 के अंदर आरआरबी के द्वारा यानी ग्रुप डी के एग्जाम में जो जो ट्रेंड के क्वेश्चन आए सभी ट्रेंड के क्वेश्चन शामिल है। कोई भी आपके जो है सिलेबस से बाहर की क्वेश्चन नहीं है। ये नहीं है कि सीजीएल की क्वेश्चन हमने रख लिया है, जैसा जो पूछा जा रहा है वैसे ही प्रश्न रखे हैं। और आपको जो है आशा करते हैं कि ये ज़्यादा ही फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका जो है ट्रिक का रिवीजन हो जाएगी, साथ ही साथ किस किस क्वालिटी की मैथ आ रही है ये भी परखने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा और सभी मैथ को मैं ट्रिक से बताऊंगा। अगर आपको लगे कि अच्छा ट्रिक है तो आप जो है अपने रोज़मर्रा के मैथ स्टडी में अपना सकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे कि 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लोहे के ठोस बेलन को पिघलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाता है, तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, जब भी पिघलाने वाली बात आए ना किसी भी मेंसुरेशन के चैप्टर में, तो आप जो है आयतन का फार्मूला लगाते हैं आयतन का फार्मूला लगाना चाहिए। जब भी पिघलाने वाली बात आए आयतन से ही बनेगी। तो बेलन की आयतन क्या होती है, पाई होती है। आर का वैल्यू पहले से दिया है, 2 सेमी आधार की त्रिज्या है बेलन की, तो पाई आर स्क्वायर। और एच का भी वैल्यू पता है मुझे 8। इसको जो पिघला के क्या बनाया गया, गोला बनाया गया। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, ठीक है। और आर क्यू, तो आर तो मुझे पता है नहीं अभी गोला का, मुझे यही तो निकालना है, तब तो मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। और ऐसे ऐसे जो है कितने गोले बनाए जा रहे हैं, तो 3 गोले बनाए, तो 3 से 3 तो पहले कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। आर क्यू का वैल्यू कितना हो गया 8। जब आर क्यू बराबर 8 हो गया तो आर बराबर 2 हो जाएगा। ये कहाँ से आता है अब ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि 2 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, और 3 का 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ आर क्यू है, आर स्क्वायर होता है तो 2 का 1 निकलता है। एक एक बच्चा वाला बात बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 हो गया आपका आर का वैल्यू, बड़ा आर का वैल्यू, यानी गोला का जो रेडियस हो गया 2 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि चारों ऑप्शन जो है पाई के फॉर्म में दिया है, मुझे मुझे मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक यही होता है। 4 गुने पाई को तो सॉल्व करना नहीं क्योंकि ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में नहीं होता तो सॉल्व कर लेते। और आर का मान 2 निकला था तो 2 दूनी के 4 हो गए, तो 4 चौका 16 पाई जो है आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको 4 जो है सूत्र का रिवीजन हो गया। बेलन के आयतन क्या होते हैं पाई स्क्वायर एच, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं कि आपको रूट के अंदर कोई संख्या दे दिया जाता है और इस प्रकार प्लस प्लस डॉट 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 करते 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 जो है चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें तो इसको जो है, एक तो है कि इसका इतना का इतना को एक्स मान लो, फिर एक्स प्लस 12 प्लस रूट 12 हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करके। इतना करने की टाइम एग्जाम के अंदर तो होती नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो संख्या छुपी है ना उसको 2 अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए, जिसका अभाज्य मतलब को प्राइम में तोड़ दीजिए, जिसका HCF जो है 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में को प्राइम में मैं इसको तोड़ता हूँ तो 4 गुने 3 हो जाएगा, 4 3 के 12 हो जाते हैं, ठीक है। और ये को प्राइम भी है, मतलब 4 और 3 का HCF कितना होगा 1। कोई भी लगातार संख्याओं का HCF जो है हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी लगातार संख्या 19 20 11 12 13 14, कोई भी लगातार संख्या है उसकी HCF जो है हमेशा 1 होता है, उसे को प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये को प्राइम भी है, 19 और 7 भी को प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है एक ही का HCF बनेगा। तो ऐसी बात नहीं कि खाली लगातार संख्या ही होता है। तो आपको मैंने कहा कि को प्राइम में तोड़ दीजिए सहअभाज्य। उसके बाद अगर प्लस की साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो बड़ा वाला संख्या आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 12 के जगह पे प्लस के जगह पे हर जगह माइनस होता तो आपका आंसर छोटा वाली संख्या होता, मतलब 3 हो जाता। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो यहाँ पर जो है 4 आंसर हो जाएगा। जहाँ पे माइनस वाली साइन, मान लीजिए इसी में माइनस वाला साइन होता तो 3 छोटा वाला आंसर हो जाता। पहले क्या कीजिए, अभाज्य में तोड़िए, अभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्या में तोड़िए जिनका दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। अब जैसे ही तोड़ दिए और प्लस साइन है तो बड़ा वाला हो गया मान आंसर, और माइनस साइन है इस रूट के बीच में तो छोटा वाला मान आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न यहाँ पे है कि साइन थीटा बराबर आपका जो है 3/5 दे रखा है, साइन थीटा का मान 3/5, लंब बाई कर्ण। तो आधार आप निकाल लेंगे 4, ये 4 कहाँ से आता है पाइथागोरस से आता है, ठीक है। पाइथागोरस करने का मतलब है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 की कोण होती है।
तो यहाँ पे आपको 5 और 3 पता था, मतलब 3 का स्क्वायर मुझे पता है, एक्स स्क्वायर निकालना था, और 5 का स्क्वायर भी पता था। तो 25 में से 9 गया तो 16 बचा उस साइड, एक्स स्क्वायर वाला 16, तो एक्स बराबर जो है 4 हो गया। इसी यहीं से मैं 4 लाया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इस ट्रिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार के थीटा निकालने की बात होगी कहीं भी पूरी त्रिकोणमिति फंक्शन में, और अगर आप इन तीनों भुजा का मान निकाल लिया, तो त्रिकोणमिति के कोई भी फंक्शन का अगर आपसे मान पूछा जा रहा है तो आप इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ज़रूरी है 3 फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है। मैंने आपको याद रखने के तरीके बताए थे। LAL मतलब लाल, के लाल कक्का, ठीक है, ये याद रखना है। एक होता है लंब बाई कर्ण जो साइन थीटा का मान है, फिर होता है आधार बाई कर्ण जो कॉस थीटा का है, और एक होता है लंब बाई आधार जो टेन थीटा का है। अब इसी को पलटेंगे ना तो 3 और थीटा आ जाता है, 3 ही याद रखना पड़ता है, 3 अपने आप आती है। साइन को पलटेंगे ना तो कॉस सेक आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस को पलटेंगे तो सेक आएगा, और टेन को पलटेंगे तो कॉट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों अपने आप याद हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इस सवाल में साइन थीटा बराबर 3/5 है, ये 3 है लंब, और कर्ण है 5, तो ये आधार 4 आ गया था पाइथागोरस से, अभी आपने देखा। तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा का मान लाल काका में क्या है, LAL, के में क्या है, लंब बाय आधार है। तो लंब जो खड़ा रहता है उसे लंब बोलते हैं, जो लेटा रहता है ना उसे आधार बोलते हैं। तो 3/4 हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5, ठीक है। मैं एक एक तरीका बता देता हूँ आपको जो अच्छा लगे। 3/5 है तो कॉस थीटा का मान मैं निकालूंगा, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, 1 - रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 9/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 9 गया तो कितना रहेगा, 16, और 16/25 का रूट अंडर हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा कॉस थीटा का मान, ठीक है। कॉस थीटा का मान जो है 4/5 आ जाएगा, जो है कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 16/25 है, तो रूट से निकलेगा तो 16 का 4, 5, 25 का 5 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर 4/5 आ गया, साइन थीटा बराबर जो है आपका 3/5 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा का मान आपको पहले से पता है 3/5, और बट्टे में हो जाएगा आपका 4/5। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से वही बात, 3/4, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 जो है टेन थीटा का मान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार को आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल कुछ बचता है, और जब उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर जो है शेषफल कितना बचेगा, इस प्रकार से प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। तो एक तो है बेसिक तरीके कि आप जो है ऑप्शन से अंदाजा भी लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि एक है आप जो है बेसिक भाग दे के तब जो है देख सकते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है। लेकिन सबसे यूनिक जो है ये है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है, और उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो जो शेषफल आता है ना उसी में हम दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं। तो 12 से 19 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये इजी पड़ता है। तो एक से लगेगा 12, 7 बचेगा, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उलझिएगा नहीं। जब भी जो शेषफल बचता रहेगा ना प्रथम बार में, उसी शेषफल में आप दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। एकदम छोटा मिला के दिया रहता है, तो 19 में 12 से भाग देंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पर है कि एक विक्रेता को 60 वस्तु बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है यहाँ से लेकर CGL तक ट्रेंड में है, और ये कभी पुराना नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा ट्रेंड में रहता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और लाभ प्रतिशत जो है गलत कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। मैं कल भी इस पर एक बार रखा था, यहाँ पे हानि हो रहा था, आज यहाँ पे लाभ हो रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि 60 वस्तु को बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तो जिसके बराबर मिलता है ना उसको हमेशा 1 रुपया माने एक वस्तु का, ठीक है। तो 60 वस्तु को बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो मैं 60 वस्तु को बेचूंगा, ये सेल्स प्राइस लिख देता हूँ SP। 60 वस्तु को 60 पीस वस्तु को जो है मैंने 60 रुपया में बेच दिया, ठीक है। और बोलता है कि 60 वस्तु को बेचने से 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60 पीस का, 60 पीस का कॉस्ट प्राइस 45 रुपया होगा। तभी तो 15 वस्तु जो 15 रुपया में बेचता उतना तो लाभ हो जा रहा है इसको 15 रुपया। समझ में आया क्या, समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जिसके रिगार्ड में लाभ या हानि बताए ना इस सवाल में, उसको 1 रुपया मानिए आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं 60 वस्तु की विक्रय मूल्य 60 रुपया रख लिया, मतलब 1-1 रुपये एक वस्तु को बेचे हैं हम। उसके बाद बोल रहा है कि 15 विक्रय मूल्य जितना पैसा आता है ना 15 वस्तु को बेचने से उतना लाभ हो गया है। तो 45 रुपया में खरीदा होगा 60 वस्तु। अब आप समझ में आया होगा आगे, तो समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 15 रुपया लाभ हो गया।
15 गुने 100 परसेंट लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, एक एक चीज़ याद दिलाता चलूँगा। जो है आपको, मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको काम आऊँ मैं, और मैं अगर आपके जो है कुछ काम आ पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो 15 गुने 100, और यहाँ पे जो है क्रय मूल्य कितना है, 45 है। तो 15 तिहाई के 45, 100 बट्टा 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 100 बट्टा 3 यानी 33.1/3% जो है आपका लाभ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पर है टाइम एंड वर्क से कि ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। कल मैं पार्टिकुलर अलग अलग करवाया था और एक आदमी बीच में ही काम छोड़ के चला जाता था, उसके बाद देखा शेष काम दूसरा आदमी करता था, तो टोटल काम कितने दिन में होती थी, इस प्रकार का प्रश्न कल रखा था। तो एक भी वैरायटी मैं छोड़ना नहीं चाहता, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि मैंने देखा नहीं इस सवाल को। ए बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, एक साथ 20 दिनों तक काम किए, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को ए ने 20 दिनों में किया, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, बस लैंग्वेज इतनी बड़ी है, लैंग्वेज की जखेरा। तो चलिए देख लीजिए। अब दोनों मिलके ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 30 दिन में करते हैं। कितने दिन तक साथ में काम किए, तो 20 दिन तक साथ में काम किए। तो 20 दिन में कितना काम हो गया होगा, 20/30 काम हो गया होगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आता है कि 20 दिन में कितना काम हो गया, तो दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 करेगा। और 20 दिन तक साथ में काम किया, अब समझ यही बात हो गई। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2/3 काम साथ में मिलकर किया, तो रिमाइंडर काम कितना होता है, कोई काम एक होता है, तो एक में से आप इसको घटाएंगे तो मैं दिख रहा हूँ कि 1/3 है। वैसे घटाने की क्या तरीक है कि नीचे कितना है ऊपर कितना है, नीचे से ऊपर कितना कम है, तो एक कम है, तो 1/3 जो है शेष कम है। ठीक है, अगर 5/7 होता ना, 2/7 काम जो है शेष रहता। यहाँ पे 2/3 है तो 1/3 काम शेष है, 2/3 हो गया तो 1/3 शेष बचा। अब ये शेष काम को कौन भाई साहब करते हैं, तो ये कर रहा है ए अकेले, उस काम को 20 दिनों में करता है। ये शेष काम को जो है 20 दिनों में करता है, तो 1/3 काम भाई साहब 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना 60 दिन में नहीं करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 60 दिन में जो है एक काम कर लेगा। एक आना चाहिए, देखिए इसको गुना करते तो एक आया, इसको गुना करते तो 60 आया, तो एक काम जो है 60 दिन में करेगा। अब भाई साहब के ए का ही पूछ रहा था और कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है 60 दिन में पूरा काम करेंगे। अब ये पूछ दिया जाए इसी सवाल में आपको कि बी कितने दिन में करेंगे, तो आप ए का तो निकाल लिए 60 दिन, तो क्या होता है दो आदमी के लिए, ए गुने बी 60 गुने एक्स बट्टा 60 प्लस एक्स। मैं मान लिया हूँ कि बी जो है x दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो 30 दूनी के 60, इधर हो गया 2x और इधर हो गया x प्लस 60, तो ये घटा दीजिए, तो x बराबर 60, तो ये भी 60 दिन में करेंगे, बी भाई साहब भी 60 दिन में करेंगे, तो ए भी 60 दिन में और बी भी 60 दिन में, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 2 दिन के लिए, हाँ ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि क्या मैंने लिख दिया था, कि अगर 2 दिन ए और बी का जो काम होता है ना, कि 2 दिन में अलग अलग दिन में करता है, तो ए गुने बी कर लीजिए और ए प्लस बी कर लीजिए, ये दोनों को मिल के काम है, और जितने दिन में करता है वो लिख दीजिए। तो इससे आपका एक का मान दिया रहेगा तो दूसरे का निकल जाएगा। यहाँ पे 60 दिन 30 दिन दिया था, यहाँ से निकाल लिया हम, क्योंकि ए का पहले निकाल चुके थे 60 दिन। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु को 6% और 4% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ग्रुप डी के लायक और पूछा गया सवाल है। हाँ, इसमें आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों एक तो बात है कि आप 100 रुपया मान लीजिए, उससे कर लीजिए। दूसरी जो ट्रिक है कि जब भी देखिए लाभ बेच रहा है, विक्रय मूल्य और मूल्य का अंतर जो है 3 रुपया आ रहा है, तो 3 रुपया जो आ रहा है, तो इसमें कितने परसेंट का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है ना। 6% और 4% में कितना, 2% का डिफरेंस है। 2% का वैल्यू जो है 3 रुपया है RS। ठीक है, तो हम 100% नहीं निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, इसको काट लीजिए 50 से, तो 50 तिहाई के 150 रुपया आपका किधर छुपा है, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में 150 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ये वाले इस 3-8 वाला ट्रिक जो उम्मीदवार खड़े होते हैं ना इलेक्शन में, दो ही उम्मीदवार खड़े होते हैं मैथ में, ठीक है, वहाँ भी काम आएगा। एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करते हुए रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ये 2 सेलेबी की सवाल है। पहले तो आपको जो है रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो टोटल दूरी निकलेगी, और समय से भाग दे के जो है चाल निकालना है। तो चलते हैं, यहाँ पे है पहले कथन में जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि 300 मीटर है और रेलगाड़ी का खुद अपना लंबाई होगा x मीटर मान लीजिए, और इसको जो है 21 सेकेंड में पार करता है, तो ये एक समय है। फिर एक दूसरा समय क्या निकला है हमारा कि 240 जो है लंबाई है पुल का, उसके बाद रेलगाड़ी की खुद होगी दूरी मतलब लंबाई, और इसको 18 सेकेंड में पार करता है। अब रेलगाड़ी तो सेम ही है, तो समय बराबर समय कर देंगे हम, यहाँ से कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे, तो कर लेते हैं। ठीक है,
300 प्लस एक्स बट्टा 21 था बराबर 240 प्लस एक्स बट्टा 18 था। 3 छक्के के 18, 3 सत्ते के 21 कट गया। उसके बाद इधर क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 1800 प्लस 6x इस साइड में हो जाएगा। 1800 प्लस 6x बराबर इधर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और प्लस 24 सत्ते के 7 चौका के 28, साथ में 2, 7 ना 14 2 16, 1680 इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितने हो जाएगा 1800 में से 1680 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा 120 बचेगा, है ना, 120 बचेगा। और x का वैल्यू आ गया आपका 120, क्योंकि 7x में से जो 6x जाएगा तो आपको बैलेंस करना तो आता ही होगा, इतना तो मैं जान ही रहा हूँ कि एक जाति वाले को एक साइड ले जाओ, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये 7x में से इस साइड ये 6x आएगा तो x बचेगा, और ये 1680 इस साइड आएगा 1800 के पास तो घट जाएगा, तो 120 आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं होगा, ये तो लंबाई निकला है ट्रेन की। अब 120 लंबाई निकल गया ट्रेन की, तो टोटल लंबाई कितने हो गए 300 मान लीजिए, पहला किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। 300 और x जोड़े थे हम तो 120 जोड़ेंगे क्योंकि x का वैल्यू अब आ गया है और 21 सेकंड लगता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 420 बट्टा 21 है ना, 300 और 120 कितना हो गया 420 बट्टा 21 हो गया, 21 दूनी के 42, तो 20 आएगा यहाँ पे आंसर। तो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है किलोमीटर में दिया है, तो मैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने की जो है ट्रिक बताया हूँ कि आपको 18/5 से गुना करना है। तो 20 चौका 80, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे इस रेलगाड़ी की चाल होगी। अगर किलोमीटर से आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर प्रति सेकेंड को आपको जो है किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है, जो मैं यहाँ पर किया हूँ, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67600 यानी 67,600 है, 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी होती है। रोजाना एक प्रश्न हर शिफ्ट में इससे आता है, और इसे पहचानने की एक तो तरीके हैं कि आप इसको घटाइए, कैलकुलेशन कीजिए 67,600, फिर 4% बढ़ा है तो 9600 इस प्रकार से करिए और लंबा कैलकुलेशन कीजिए। एक है कि मैं इसको पहचान लेता हूँ कि ये क्या है। ये क्या है, जब भी कोई जनसंख्या बढ़ती है घटती है तो ये किस फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करना जो है स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भाई इतना बढ़ा है फिर अगले साल इस पे इतना % बढ़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी तो यही होता है कि एक साल का जो ब्याज आया ऐड हो गया, फिर जो मूलधन सम जो है वो ब्याज और सम जुड़ गए, फिर से उस पर ब्याज मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये भी होता है जनसंख्या वृद्धि वाला। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है 67600 है, और ये 4% दर से बढ़ रहा है, और तो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो मैं आपको 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताया हूँ कि रेट को आपको क्या करना है 2r² के फॉर्म में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना है 4%, तो 4 दूनी के 8 और 4 चौका के 16, 8.16% बढ़ गया होगा। मतलब ये टोटल कितना है 67600 जो है 100% तो अपने आप में था, और 8% 16 8.16% और बढ़ गया। तो ये जो है टोटल ये आपका हो गया है 108.16% बढ़ के हो गया है, और इसकी वैल्यू आपको दिया है 67600 दिया है। दोस्तों मैथ कोई चमत्कार नहीं है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2014-2015 में तैयारी करता था और 2015 में जॉब लगी, तब से लेकर आज तक इसके टच में बना हूं, क्योंकि अगर इसको छोड़ दीजिएगा ना तो आपको भी छोड़ देगा। हाँ, कोई भी पढ़ाई की टॉपिक ले लीजिए, लेकिन मैथ की ट्रिक खास करके अगर आप इसको छोड़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल ही छोड़ देगा ये, क्योंकि अगर एक भी आप मिस किए तो गए। और एग्जाम बिना ट्रिक की चलती नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल तो सब बना लेंगे, लेकिन ऐसा है कि आप 2 मिनट में बनाते हैं तो क्या ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 108.16% की वैल्यू ये है। अब इसका आपको जो है 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालेंगे, चलो बच्चे भी से निकालते हैं। यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 108 16, ये बिंदु को मैं काट दिया। ठीक है, अब मैं इसको करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ 100 से गुना कर लेता हूँ, और ये 108 16 नीचे आ जाएगा, और ये तो हुआ आपका 1%। 100% निकालना है तो 100 से और गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेशन करना है, आपका काम हो जाएगा। मैं इधर 4 से काट देता हूँ 100 को, तो 25 से कटेगा। ठीक है, अब इसको 4 से काटता हूँ तो 4 दूनी के 8, 2 पर 8 28, 4 7 28, 0, 4 चौका 16। अब कैसे पता चलता है कि भाई 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हो तो 4 से पूरी संख्या कटेगी। ठीक है,
और ये भी विभाजन के नियम मैं एक दिन पढ़ा दूंगा आपको, तो इस प्रकार के दूर दूर हो जाएंगे। फिलहाल अभी एग्जाम चल रहे हैं, क्रैश कोर्स के जैसे ही पढ़ा रहा हूँ, बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब फिर से ये 4 से कटेगा, क्योंकि 0 4 4 से कट रहा है, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ 4 से और कटेगा 100 कटेगा, तो 25 से कटेगा 4 से, तो 4 छके के 24, 3 पर 0 30, 4 सत्ते 28, 2 पर 4 24, 4 छके के 24, ठीक है। 4 से कट गया। अब 676 से ये 676 तो कट जाएंगे ना, ये देखिए 1 से कट गया, ये पर डबल जीरो आ गया। अब 25 गुने 25 और डबल जीरो, मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और डबल जीरो, तो कहाँ है 625 पे 2 जीरो, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 625 पे 2 जीरो था, ठीक है। एक प्रश्न जो आपको एग्जाम में ये हैरान करेगा, यहाँ अब अगर आप इसको बनाने जाएंगे ना, तो मेरा गारंटी है कि 2 घंटा तक बनाएंगे, ये बनेगी नहीं, और लास्ट में आप इसे स्किप ही करेंगे, ठीक है। इसीलिए ट्रिक सीख लीजिए कि जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू √3 हो, क्या √3, ये बहुत ही जालिम नंबर है। x प्लस 1/x का वैल्यू √3 हो तो 6 के डिफरेंस में 0 हो जाता है संख्या, ठीक है। तो x का पावर 18 है और x के पावर 12 है, कितना का डिफरेंस है 6 का, ठीक है, घटने चाहिए। तो और यहाँ पे x का पावर 6 है और 1 है, इसमें भी मुझे x के -6 का पावर डिफरेंस दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है ना तो 1 हो जाता है। जानिए, राम का पावर अगर मैं 0 कर दूं तो फिर भी 1 मान आएगा, ऐसे मैथ का नियम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 से 12 जा रहा है, -6 पावर हो रहा है, ये हो गया आपका 0, तो मैं इसको भूल जाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए x के पावर 6 से x के पावर 1 तक जा रहा है, मतलब x के पावर 0 है और x के पावर 6 है। यहाँ भी हो गया आपका -6 का जो है कमती हो रही है, तो यहाँ भी हो गया 0, और 0 + 0 हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आप हमेशा इसी का अप्लाई करेंगे, और ये याद ही रखना है आपको, क्योंकि ये बनेगा नहीं। ये अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो है बहुत ही अशांत संख्या है और ये शांत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जब भी 6 पावर माइनस में आए तो आपको जो है 0 ही करना है, नहीं तो आप फंस जाइएगा। बनने को तो बनेगा ही, लेकिन अपवाद है ये, और ये जो है आपको याद ही रखने में ज़्यादा भला है, क्योंकि आपको जो है सेकेंडों में बनाना है, और मुश्किल से मुझे 1 सेकेंड लगेंगे इसको टिक करने में, ठीक है। और ये ट्रेंड में घूमता ही रहता है। फिर अगर x के पावर 1/x बराबर अगर 3 होता तब आपको बनाना है, उसमें दूसरा चीज़ पूछा गया होता, 1/x² प्लस x² पूछा गया होता, या फिर x³ + 1/x³ पूछा गया। तो मैं बता दिया हूँ इसका मसाला कि जब भी a + 1/a का वैल्यू कुछ भी दिया गया, मान लो r दिया गया है और आपको a² + 1/a² पूछा गया है, तो r² - 2 करना है, या मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर q पूछा गया होता कि x³ + 1/x³ तो मैं इसका पहले q कर लेता, 3 3 होती 27 माइनस 3 दूना के 6 घटाता, ठीक है, 3 हाँ 3 6 घटाता, 3 3 9 घटाता तो 18 आंसर हो जाता, ठीक है। 3 ये घटाया जाता है, AQ - 3 है, तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात जो बताया कि किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए एक दिया है ताकि बच्चे एक आंसर मार दे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 का डिफरेंस में x प्लस 1/x का वैल्यू अगर √3 है, 6 का डिफरेंस है, तो आपका जो है 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक ये वाला प्रश्न आपको जो है कभी तो रीजनिंग में पूछा जाएगा, कभी मैथ में पूछा जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते क्रम में सजे हुए हैं। तो एक तरीका है कि सबको काटिए, फिर देखिए ये आया 0.25, ये आया 0.26, तो ये इनसे बड़ा है, ये सही है, ऐसा। लेकिन एक क्या है, तरीके हैं पहचानने के। तो मैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में खोज रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन से चलूँगा। अब मेरे पेन पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ पेन दौड़ाता हूँ। अब इसको जो है क्रॉस गुना करना है, तो इस साइड में कितना आ गया 11 × 5 = 55। अब इस साइड में देखिए 9 × 7 = 63, ठीक है। फिर देखिए 9 × 8 = 72, इसके अकॉर्डिंग 11 × 7 = 77। ये हर दृष्टिकोण से सेट है, ठीक है। 55, 63 या 72 है ना, और फिर 77 है, ये 55, 63 या 72 या 77। तो 55, 63 या 72 दोनों में से कोई भी मानो, या 77 है, सेट अरेंज है, अरेंज है ना, एकदम अरेंज है। 55 है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा है, तो ये बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। पहला ही ऑप्शन मेरा टक कर गया और यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, आपको नहीं मिलेगा, देख लीजिए। 8 × 5 = 40, 7 × 7 = 49, यहाँ तक तो एकदम सही है, गुड। उसके बाद 77, ठीक है, और उसके बाद 9 × 8 = 72। अब इसको जो मैं किया तो क्या क्या आया, 40 आया, 77 आया, 49 आया, 77 या 49 मिडिल वाला, और लास्ट वाला क्या आया 72 आया। तो 40, 77, 49 या 72 है क्या, 77 तो पहले आ गया 72 से, तो ये नहीं है सेट ना, आपको मिलेगा ही नहीं। ये रामबाण ट्रिक है बड़ा या छोटा पहचानने का, आपको ये अच्छे से कर लेना। एक बार और मैं सिखाता हूँ, दूसरा ऑप्शन सिखाता हूँ, चलिए। 7 × 7 = 49, 8 × 5 = 40, पहले बड़ा तब छोटा, ये क्या है, ये तो पहले ही कट गया।
इसके बाद 9 अठे 72, 11 सत्ते 77, एकदम अच्छा, 72 77 ठीक है। 8 पचे के 40, 7 सत्ते के 49, फिर 40, ये भी सही नहीं है, तो एक भी ऑप्शन नहीं मिला। ऑप्शन नंबर 1 के सिवा कोई आपको जो है मैच नहीं कर रहा है। एक बार और दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर 1, 11 पचे के 55, पहले में आया 55, फिर आया 9 सत्ते 63, आपको एक का हर दूसरे का अंश से गुना करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 9 अठे 72, 63 के बगल में मैं 72 भी रख लेता हूँ, क्योंकि इसका 2 रिजल्ट आएगा, एक बार पीछे वाले से गुना कर रहा हूँ, एक बार आगे वाले से गुना कर रहा हूँ। 11 सत्ते 77, अब चाहे 72 ले लो चाहे 63 ले लो, हमेशा मैच है, 55 63 77, 55 72 77, तो ये बढ़ते क्रम में, और यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक सीआई आपको मैं 2 साल के लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 साल के लिए सीआई क्या होता है, 2r होता है। मूलधन का इतना प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा, आपका सीआई निकल जाएगा। 2 साल का एसआई क्या होता है, आर गुने टी परसेंट निकालना होता है, किसका, पी का, मूलधन का। ये आपका जो है एसआई कितना भी वर्ष के लिए, 2 साल के नहीं चाहे 50 वर्ष के लिए हो, आर गुने टी कर दीजिए। अगर रेट है 10% और 50 वर्ष है तो 500% निकाल दीजिए, मूलधन का आपका जो है साधारण ब्याज निकल जाएगा। 3 वर्ष के लिए सीआई क्या बताया हमने, 3r आर क्यू बताया है, इसको इतना इतना प्रतिशत निकाल देना है, मूलधन का आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो 3 साल में और 2 साल में, ठीक, एक तो सूत्र है, और ऊपर से जब अगर आप ये निकालना जानते हैं ना कि मैं 2 साल में 2r होता है, मान लीजिए कि 10% रेट है तो 10 दूना के 20 और 10 धन के 100, मैंने कहा कि यहाँ पे कभी मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, तो एक इसमें मर्ज कर देंगे तो 21% हो जाएगा। और 2 साल के लिए जो है 10% रेट से साधारण ब्याज क्या होगा, आर गुने टी का प्रतिशत, तो 20% होगा, तो 1% का जो है डिफरेंस हो गया। तो मैं क्यों जो है मूलधन गुने r² बटा 100 का स्क्वायर लिख के डिफरेंस निकालूँ, मैं यहीं से क्यों नहीं निकाल लूँ, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं जीके जीएस के एनालिसिस के वीडियो के साथ, और दोस्तों वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा कि आप लोग तक पहुंचेगा। और पीडीएफ जो देते हैं उससे अच्छे से रीड कीजिए, आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और कुछ चैनल वाले जो हैं बहुत फ़नी वे में कमेंट करते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करते हुए निकल जाना है। क्योंकि कल अगर एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा और आज आपने तैयारी अच्छे से नहीं कर रखा है तो फिर समय बीत जाने पे कुछ भी नहीं होगा, फिर वही बात हो जाएगी, आग लगे तब कुआं खोदे। इसीलिए पहले से ही लगे रहिए और एक अच्छा स्कोर करके आइए। और आई होप अगर आपने 65-70 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो आपको मेरिट से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार जो है अटेंडेंसी काफ़ी कम आ रही ग्रुप डी में, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।